डीजे बजाकर धमाल होगा जब बोर्ड के पेपर में कमाल होगा। जी हाँ दोस्तों, कमाल जरूर होगा और बवाल भी होगा भूगोल के पेपर में जब अच्छे से आप लिख कर आएंगे। पूरा अच्छे से समझाने वाला इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आपके आने वाले हैं, किस प्रकार से पेपर सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से पेपर पैटर्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे हुबहू आप यहाँ पे देखने को पाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे निर्देश वगैरह हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। 9 से लेकर 16 तक आपको अति लघु प्रश्न देखने को मिलेगा और इसका उत्तर जो है आपको 20 शब्दों में देना होगा। 17 से लेकर 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसका उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। बहुत लोग के मन में डाउट होता है कि 50 शब्दों वाला कितना पेज में लिखें, कितने लाइन में लिखें, तो वो भी आपको बता दे रहे हैं। जो आपका 20 शब्दों में है, ये 20 शब्दों का मतलब होता है कम से कम 2 से 3 लाइन। ठीक है, 2 से 3 लाइन में आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। मैक्सिमम आप 5 लाइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर 5 लाइन की बात करें तो अगर आप एक लाइन में 10 शब्द लिखते हैं तो 10 पच्चीस 50 यानी 5 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसे कम से कम आधा पेज में लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो आपका लघु उत्तरीय होगा ये 4 नंबर का रहेगा। तो 4 नंबर का जो है कम से कम आधा पेज में लिखेंगे। कोशिश करिए अच्छे से लिखने का, और अच्छे से अगर आप लिख देंगे तो आधा पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा कहानी बना के, थोड़ा डायग्राम बना के लिखते हैं तो एक पेज में पूरा आंसर चला जाएगा। ठीक है, एक पेज में भी आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर से लेकर 24 नंबर तक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर 150 शब्दों में लिखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज में लिखे कि 6 में 6 पूरा नंबर मिल जाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। तो कम से कम 2 पेज में आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, कम से कम 2 पेज में, अधिकतम आप 3 पेज में आंसर को कंप्लीट कर देंगे। 3 से ज्यादा आप नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान रखें। कम से कम 2 पेज में और ज्यादा ज्यादा 3 पेज में। ठीक है, इसके बाद मानचित्र का प्रश्न रहेगा। आपको बता दें कि मानचित्र जो है आपको दिया जाएगा, रेखा मानचित्र जो है आपको मिलेगा और उसमें जो है आपको उत्तर लिखना होगा। आपका जो मानचित्र होगा वो आपके प्रश्न पत्र में लगा रहेगा, उसे फाड़ कर निकालना होगा और अपने उत्तर पुस्तिका में मजबूती से जो है उसे अवश्य बांध देना है। ठीक है, जहां आप उत्तर लिखेंगे मानचित्र को कॉपी के बीचों बीच बांधेंगे। ठीक है, कॉपी में बीचों बीच बांधेंगे और अच्छे से उसे मजबूती से संलग्न कर देंगे, नहीं तो फट के निकल गया तो 5 नंबर आपका गया। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? तो दो देश के मध्य जो व्यापार होता है उसे अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, बाह्य व्यापार कहते हैं या स्थानीय व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है जो हुगली नदी के तट पर अवस्थित है? तो हुगली जो नदी है उसमें पारादीप, कोच्चि, कोलकाता, हल्दिया बंदरगाह है। तो अगर इसको मैं मैपिंग कर दूं थोड़ा सा, आप यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें, जो पारादीप है वो उड़ीसा में पड़ता है, जो कोच्चि बंदरगाह है वो केरल में पड़ता है, और जो कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और जो हल्दिया है वो आपका जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में ये भी पड़ता है। जो कोलकाता है यही आपका हुगली नदी के तट पर है, हल्दिया जो है समुद्र के तट पर है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित, तो यहाँ पे मानचित्र में देखेंगे तो ये पश्चिम दिशा है और ये आपका पूरब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो जो है इसमें पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है, पूरब में हो गया। कोच्चि कहाँ पे? केरल में है। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हल्दिया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। इसका मतलब इसमें पश्चिम में कौन है? कोच्चि, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दोनों स्थानों को बीच पड़ता है? तो जो NW1 है इसको बोलते हैं NW1। ठीक है, NW फर्स्ट यानी नेशनल वाटर बेस संख्या 1 जो है ये आपका गंगा नदी में है। ठीक है, गंगा नदी में है और ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खेतड़ी खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। तो खेतड़ी जब आप पढ़ेंगे तो खेत है यहाँ पे और खेत में ता है और ता से तांबा हो जाएगा, इस प्रकार से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है रानी, रानीगंज जो है किस खनन के लिए प्रसिद्ध? दोनों में से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। रानीगंज, तो रानीगंज बॉक्साइट के लिए है,
तांबा के लिए है, कोयला के लिए है, अभ्रक के लिए है। तो रानी जो है आपका, जो रानी है उनकी मान लीजिए कि रानी का कोयल की तरह आवाज़ है। किसकी तरह? कोयल की तरह। इसमें कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलिन बस्तियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो मलिन बस्तियां कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में। तो जवाब होगा महाराष्ट्र में एक धारावी बस्ती है। धारावी जो बस्ती है ये एशिया का सबसे बड़ा मलिन बस्ती है, ठीक है, भारत के नहीं एशिया का। तो यहाँ महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सर्वाधिक सबसे छोटा है? जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो उसमें जैन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें पर आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या निम्नलिखित में से मतलब कौन सा सही है? तो इसमें 100 जो है 121 करोड़ जो है इसमें आपका राइट आंसर चौथा वाला हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसका उत्तर आप लिखेंगे तो 2 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव बल की 2 शाखाओं का नाम लिखिए, विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 देशों का नाम लिखिए, मानव विकास के 2 स्तंभ बताइए, जो है यहाँ पे ये बगाती कृषि है, बगाती कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शॉर्ट में समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, एक लाइन में आप आंसर देंगे। देखिए मानव भूगोल की शाखा कौन कौन सी है? तो आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। 2 पूछा गया, 2 लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 देशों का नाम, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फैंटास्टिक, ठीक है। आगे देखिए, मानव विकास के 2 स्तंभ बताइए। तो 2 स्तंभ कौन कौन से जिससे मानव विकास कर सकता है? अगर मानव का स्वास्थ्य सही है तो विकास कर सकता है, मानव के पास शिक्षा है तो विकास कर सकता है। 2 ही पूछा है कि 2 ही ले सकते हैं, इसमें आय भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दशाओं की 2 विशेषता बताइए। जो भौगोलिक दशाएं हैं वो जलवायु हैं, उच्चावच हैं, ये भौगोलिक दशाओं की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि कृषि आधारित उद्योगों का 2 उदाहरण बताइए। यानी कृषि पर कौन से उद्योग होते हैं? तो कपड़ा उद्योग हो गया और चीनी उद्योग हो गया। कपड़ा जो उद्योग है ये कपास से कपड़ा बनेगा, तो कपास से कपड़ा हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे गन्ना से चीनी बनता है, तो इस प्रकार से कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उद्योग के स्थानीयकरण के 2 कारक बताइए। तो 2 कारक में पहला कच्चा माल, यानी उद्योग वहीं पे आसानी से लगाए जाते हैं जहां कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा। अब सामान बनकर तैयार होगा तो उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन हमारे पास होना चाहिए, तो परिवहन की सुविधा होगी तो वहां पे आसानी से उद्योग स्थानीयकरण हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आप ले सकते हो, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है, तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण बताइए। तो पर्यटन ले सकते हैं, बैंकिंग ले सकते हैं, शिक्षक ले सकते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापार, मोची, नाई, धोबी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2 लिखना है, 2 लिख दीजिए, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के 2 बंदरगाहों के नाम बताइए। तो लंदन भर सकते हैं, ब्रिटेन लिख सकते हैं, और मानचित्र में भरने के लिए भी आ सकता है। तो लंदन और ब्रिटेन, लंदन और टोक्यो। लंदन और टोक्यो जो है ये लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, ठीक है। लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है, टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, दोनों ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 4 जो है नंबर मिलेंगे, 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आंसर जो है आपको लिखना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो है मुख्य आधार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार होता है वस्तुओं और सेवाओं का, तो उसे हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? कोई वस्तु होती है, कोई सेवा होता है, इसका हम आदान प्रदान करते हैं। अब इसका क्या मुख्य आधार है? तो आप इसमें लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों में असमानता होती है, यानी कहीं पे कुछ प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं तो कहीं पे कुछ पाए जाते हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहता है। तकनीकी विकास होता है, भाई हर जगह टेक्नोलॉजी सेम नहीं होती है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाती है, वहाँ के तीसरे देश में जाती है, तो इस प्रकार से तकनीकी विकास के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। नेक्स्ट, श्रम विभाजन और विशेषता। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 पॉइंट आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे, ठीक है। श्रम विभाजन और विशेषता, इसमें आप लिख सकते हैं श्रम विभाजन में कि जो श्रमिक होते हैं उनका विभाजन होता है। विभाजन का मतलब कहीं ज़्यादा श्रमिक पाए जाते हैं, सस्ते पाए जाते हैं, कुशल पाए जाते हैं, तो लोग वहाँ डिमांड करना पसंद करते हैं, ठीक है। विशेषता मतलब लिखेंगे इसमें कि जो विशेष प्रकार के ज्ञान रखते हों, जिसके अंदर टेक्निकल नॉलेज हो, उनको जो है डिमांड होती है, ठीक है। इस प्रकार से मांग और आपूर्ति जो होती है ये भी अंतर्राष्ट्रीय को जो है प्रभावित करता है। ये 4 पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सरकारी नीति भी इसमें आप ले सकते हैं। सरकारी नीति का मतलब ये है कि सरकार जो नियम लगाती है, सरकार जो नियम लगाती है कि किस प्रकार से व्यापार करना है, किस प्रकार से व्यापार नहीं करना है, तो सरकारी नीति भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगला
देखिए, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन क्या है। यानी व्यावसायिक संगठन का मतलब है कि जो जनसंख्या व्यवसाय करती है उसके संगठन को बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे भारत की जनसंख्या व्यावसायिक संगठन के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे उद्योग क्षेत्र। और जो तीसरा इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। कृषि में क्या होता है, जैसे कृषि में कृषि होता है, पशुपालन होता है, आखेट होता है, खनन होता है, ये सब आ जाएगा। उद्योग में जैसे आपका गन्ने से जो है चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, मिट्टी से जो है ईंट बनाना, ये भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका उद्योग में आ जाएगा। सेवा में बात करें तो इसमें बैंकिंग है, व्यापार है, शिक्षक हैं, टीचर मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं, मोची हैं, नाई हैं, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अच्छे से बना के इसके बारे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनसंख्या वृद्धि के रोकने को उपाय बताइए। बहुत सिंपल उपाय ले सकते हैं, यहाँ पे इसको डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से बना के। ऐसे यहाँ पे 4 पॉइंट जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट। ये डायग्राम बना देंगे, थोड़ा सा यूनिक लगेगा आंसर और आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। फिर यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे जनसंख्या वृद्धि कैसे कम की जा सकती है, तो उसमें लिखेंगे शिक्षा का प्रसार प्रचार किया जाए, ताकि जो है लोग शिक्षित होंगे तो कम जनसंख्या कहीं कहीं कंट्रोल होगा। परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो ऐसे रूल अपनाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, उनको आत्मसम्मान देना चाहिए, उनको जो है मतलब एक तरह से महिलाओं को ऐसा शिक्षा, ऐसा मजबूती बनाना चाहिए जिससे कहीं की जनसंख्या कंट्रोल किया जा सके। अगला है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो कहीं कहीं कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, यहाँ पे भूमि निम्नीकरण क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो जब आप पहले भूमि निम्नीकरण की परिभाषा बताएंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर जब इसके कारण बताएंगे तो 3 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, यानी 4 अंक आपको टोटल पूरा अच्छे से मिल जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि का ह्रास होना, यानी भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाना, या भूमि की जो ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ होती है, वो कटकर बह जाए। तो जब कटकर बह जाएगी तो भाई उत्पादन अच्छा सा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे भूमि निम्नीकरण भूमि की उत्पादकता में गिरावट को कहते हैं। इससे बंजर हो जाती है, जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। और भारत में इसके प्रमुख कारण यहाँ पे दिए गए हैं, तो पहला यहाँ पे दे सकते हैं। पहला है अत्यधिक वनों की कटाई। जब वन नहीं रहेंगे, वन कट जाएंगे तो मिट्टी का ह्रास, यानी मिट्टी आराम से कट जाएगी। जब मिट्टी कम कट जाएगी तो उसी को भूमि निम्नीकरण कहा जाएगा। ठीक है, अत्यधिक कृषि, अगर एक ही जगह पे बार बार कृषि किया जाए तो उससे भी उर्वरा शक्ति कम होती है। अत्यधिक सिंचाई किया जाए तो अत्यधिक सिंचाई से भी भूमि की जो उर्वरा शक्ति वो कम होती है। मिट्टी के ऊपर एक चिकनी परत जम जाती है, जिसके कारण उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है कम हो जाती है। अगला है खनन एवं औद्योगिकीकरण, यानी जगह जगह पे खनन किए जाते हैं, उद्योग का निर्माण कराया जाता है, जिसके कारण भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, भूमि का ह्रास होता है। तो आप इसके बारे में अच्छे से बयां कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि वर्षा जल संचयन क्या है। वर्षा जल संचयन का लाभ बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे वर्षा जल संचयन के बारे में। वर्षा जल संचयन का मतलब होता है वर्षा के पानी को एकत्रित करके जल संसाधन के रूप में जो है उपयोग करने की प्रक्रिया वर्षा जल संचयन कहलाता है। इसके प्रमुख जो लाभ वो दिए गए हैं। यानी जो बारिश का पानी होता है उसे आप कहीं इकट्ठा करिए, चाहे तालाब में इकट्ठा करिए, चाहे जो है आप उसे टैंक बना के इकट्ठा करिए। तो जो इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं भविष्य में उपयोग करने के लिए, उसी को वर्षा जल संचयन कहते हैं। सिंपल। ठीक है, अब उसके प्रमुख लाभ क्या होते हैं, बहुत लाभ हो सकते हैं। जल की उपलब्धता जो है वो बढ़ जाती है। बाढ़ और जल भराव जो होता है उसे हम रोक सकते हैं। यानी अगर पानी को एक तालाब में इकट्ठा किया जाए तो जो शहर वगैरह में या फिर गांव देहात में बाढ़ आ जाते हैं उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला सिंचाई में उसका उपयोग कर सकते हैं, पेयजल आपूर्ति में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे लाभ है, 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले आप धात्विक खनिज में देखेंगे। धात्विक खनिज नाम से स्पष्ट जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, इनसे धातु प्राप्त होता है, पहला पॉइंट।
ये कठोर और चमकदार होते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, पिघलाकर शुद्ध धातु निकाली जाती है, यानी जो धातु खनिज होते हैं उसमें पहले उसमें कच्चे पदार्थ होते हैं, मतलब कि उसमें कुछ बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, फिर उसे पिघलाकर उसे गलाकर उसमें जो शुद्ध धातु होती है वो निकाला जाता है। यह प्राय आग्नेय और कांस्य चट्टानों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, सिल्ला अयस्क हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें अधात्विक में, तो इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इनसे धातु नहीं प्राप्त होते हैं। ये सामान्यतः चमकहीन और मुलायम होते हैं, सीधे उद्योग में उपयोग किए जाते हैं और प्राय औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, ये सब आधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे, 150 शब्दों में उत्तर देना है। तकरीबन जो है 2 से 3 पेज में आपको आंसर पूरा कंप्लीट करना है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताइए, और फिर अथवा करके दिया है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। अब इसको अगर आपको लिखना है कॉपी में तो अपने मन से कैसे लिखेंगे, सेंटेंस को बनाकर कैसे लिखेंगे। देखिए नाम में यहाँ पे लिखा है मिश्रित कृषि, यानी कृषि कैसी होती है, मिक्स होती है, जिसमें पशुपालन भी होता है, ठीक है, पशुपालन भी होता है और इसमें कृषि भी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। इसका एक डायग्राम बना सकते हैं कि जब कृषि होती है, ठीक है, प्लस पशुपालन होता है, कृषि और पशुपालन एक साथ होता है, तो यहाँ बराबर लिख सकते हैं मिश्रित कृषि। इस प्रकार से लिख के इसको आप बॉक्स में कर सकते हैं, इसको बॉक्स में कर देंगे, बढ़िया आपका अच्छा लगेगा, देखने में भी बढ़िया लगेगा और पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसकी विशेषताएं लिखेंगे, बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद जो है तब उसे आप प्रदर्शित करेंगे तो बढ़िया अंक आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। आगे से में जनसंख्या के असमान वितरण, यानी जनसंख्या कहीं बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कहीं बहुत कम पाई जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जलवायु जो होती है वो अलग अलग जगह पे पाई जाती है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे कि जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है, पानी पीने का स्वच्छ मिल जाता है, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जहाँ पे रोजगार आसानी से उपलब्ध जाते हैं वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे खनिज संसाधन होते हैं वहाँ पे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको पॉइंट वाइज बना के आप अच्छे से इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इंदिरा गांधी नहर मानचित्र में सतत रहेगा, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बताइए। तो इंदिरा गांधी जो है आपको मानचित्र बनाना है, कुछ इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे भारत का नक्शा जो है वो बनाएंगे, भारत का नक्शा बना के फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समथिंग कुछ प्रकार से ऐसे बना लेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका बन ही जाएगा। इस प्रकार से बना के यहाँ राजस्थान, ये राजस्थान है, राजस्थान में आप इंदिरा गांधी नहर दर्शा देंगे, यहाँ पे जो इस प्रकार से नहर आएगी, ठीक है, यहाँ पे दर्शा देंगे और फिर इसके बारे में आप बयां करेंगे, बढ़िया पूरा अंक मिलेगा। मानचित्र दोस्तों भूगोल की आत्मा है, इसलिए मानचित्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए अपने क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप बताइए। तो गाँव में कैसी बस्तियाँ होती हैं, गुच्छित बस्तियाँ होती है, अर्धगुच्छित बस्तियाँ होती हैं और जो है एकांकी बस्तियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से उसके बारे में आपको लिखना है, तो अच्छे से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 23 से 24, यहाँ पे 24 रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन आता है, तो चलिए फटाफट उसको देख लेते हैं। मानचित्र जो क्वेश्चन रहेगा उसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको मानचित्र मिलेगा पेपर में, जो है आपके मानचित्र लगा रहा है वहां से आप उसके फाड़ सकते हैं, अलग से भी आपको मानचित्र मिल सकता है। 2 मानचित्र आपको मिलेगा, एक भारत के लिए मानचित्र मिलेगा, एक विश्व के लिए मिलेगा, तो 2 मानचित्र आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए और उसका नाम में लिखिए। तो आपको जो है उसको दर्शाना है, ठीक है, उसको दर्शाना है कि वो है कहाँ पे और उसका नाम भी लिखना है, जो भी नाम रहेगा, जैसे मान लो यूपी है तो यूपी कहाँ पे है, उसका लोकेशन इस प्रकार से दर्शाइए और नाम भी लिखिए। कॉपी में ही आपको पेपर में ही करना होगा, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इस प्रदेश की आणविक ऊर्जा केंद्र पूछा है, तो इस प्रदेश की मतलब किस प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी आपका जिसका जो बोर्ड का पेपर चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में एक है नरौरा, ठीक है, नरौरा जो है ये पड़ता है बुलंदशहर के पास में। अब इसको मानचित्र में भरना है तो यहाँ पे देख पाएंगे एक ट्री पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे लैंडमार्क ढूंढिए, ठीक है। अब बुलंदशहर कहाँ पे है आपको
पता नहीं है तो यहाँ पे देखिए जो गड्ढा वाला भाग है ये नेपाल है, ठीक है। नेपाल के जस्ट नीचे जो है आधा हिस्सा यूपी का है और आधा हिस्सा यहाँ पे बिहार का सीमा साझा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, इसी के जस्ट सामने यहाँ पे जो है दिल्ली है और दिल्ली के पास में ही बुलंदशहर है। तो आप यहाँ पे भरिए इस प्रकार से नरौरा, ठीक है, गोला करिए नरौरा भरिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो आप यहाँ पे फर्स्ट इस प्रकार से लिख दीजिए। बस इतना काम करना होता है, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा सर्वाधिक। और बिहार जो है वो कहाँ पे है, तो अभी मैंने आपको बताया। नेपाल का लोकेशन ध्यान रखेंगे, नेपाल का जो गड्ढा वाला भाग है आधा हिस्सा यूपी का आधा हिस्सा बिहार का, तो यहाँ पे आप गोला कर देंगे इस साइड में, यहाँ पे गोला कर देंगे और यहीं पे लिख देंगे बिहार, ठीक है। इस प्रकार से बिहार लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है ये आपका केरल हो जाएगा। तो केरल पड़ता है आपका दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे नीचे एकदम आ जाएंगे और जो है यहाँ पे साइड में इस साइड में जो है यहाँ पे केरल हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे इस प्रकार से गोला करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे केरल। क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का एक कोयला उत्पादक राज्य बताना है। राज्य पूछा गया है तो कोयला उत्पादक झारखंड हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड कहाँ है मानचित्र में देखेंगे, ये गड्ढा वाला भाग तो आपको याद है लैंडमार्क यही रहेगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो है एक आधा हिस्सा यूपी का आधा हिस्सा बिहार का है। बिहार के जस्ट नीचे यहाँ पे जस्ट नीचे झारखंड है, तो यहाँ पे बिहार के जस्ट नीचे यहाँ पे झारखंड इस प्रकार से दर्शा देंगे। और यहाँ पे दर्शाने के बाद जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से भर देंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पे कि पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य बताइए। तो पूर्वी भारत में कौन सा राज्य है, पूर्वी भारत देखिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बीचों बीच यहाँ पे राज्य है, इसका नाम है असम, माँ कसम, ये है असम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इससे गोला कर देंगे, यहाँ लिखेंगे असम, ये हो जाएगा आपका असम, माँ कसम, ये है असम। तो इसको यह है यहाँ याद रखे रहेंगे, असम बीचों बीच है एकदम, ठीक है, बीचों बीच है। इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन डाल देंगे, पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद तो यहाँ पे विश्व वाला आ जाएगा, विश्व वाला आ जाएगा, इसको भरना रहेगा। विश्व का रेखा मानचित्र में उसको दर्शाना है और नाम भी लिखना है। कह रहा है कि एशिया का न्यूनतम जनसंख्या वाला देश पूछा है। एशिया का न्यूनतम जनसंख्या वाला देश जो है बहुत आसान है, इसको आप ध्यान रखिए, मालदीव, ठीक है। कौन सा है, मालदीव इसकी जो है देश हो जाएगा। और ये मालदीव है कहाँ पे, तो संसार का मानचित्र देख पाएंगे, ये भारत है, यहाँ लैंडमार्क भारत को देखेंगे, ठीक है। भारत के जस्ट नीचे यहाँ पे मालदीव है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से मालदीव भर देंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे मालदीव हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा देश आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से भर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट है कि जापान का एक समुद्री पत्तन, तो जापान का जो राजधानी है टोक्यो, वही इसका समुद्री पत्तन हो जाएगा। आराम से इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे जापान कहाँ पे है संसार में, तो यहाँ पे जो है आपको समुद्र में इस प्रकार से यहाँ पे छोटा सा ऐसे दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, यही जापान है। यहाँ पे ऐसे गोला कर देंगे और वहाँ पे लिख देंगे टोक्यो, इस प्रकार से लिख देंगे टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 वहीं पे आगे पीछे कहीं पे लिख देंगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है कि अमेरिका का राजधानी जो है वो क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है, यहाँ पे जो है एक देश है, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, ठीक है, नीचे यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे इस प्रकार से गोला कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वाशिंगटन डीसी ले सकते हैं, आपका हो जाएगा काम। एक राजधानी पूछा जाता है। फिर अगला है दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी पूछा है। तो दक्षिण अमेरिका कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका ये रहा भैया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे एक देश है ब्राजील, यहीं पे एक नदी बहती है, इसका नाम है, नदी का सिंबल इस प्रकार से बना सकते हैं, अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है, अमेजन नदी हो जाएगा। इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 यहाँ पे आप भर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, ब्रिटेन का एक समुद्री पत्तन भरना है। तो ब्रिटेन का समुद्री पत्तन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इंग्लैंड इसकी राजधानी जो है, लंदन इसकी राजधानी जो है, यहाँ पे छोटा सा देश, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ब्रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा गोला कर देंगे और यहाँ भर देंगे, जगह नहीं मान लो एरो बना देना वहाँ पे और बना के इस प्रकार से लंदन लिखना और 5वां क्वेश्चन लिख देना, बस काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मानचित्र भर सकते हैं, पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग।